मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में हमारे कितने लेक्चर हो गए सिम्मो? 2। और आज हम तीसरा लेक्चर करेंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। आज हम इसे वाइंड अप कर देंगे। इसके बाद हम एक चौथा लेक्चर रखेंगे जिसमें फाइनल डिटेलिंग होगी, जो हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टॉपिक, जिसमें एक एक डिटेल घुसा देंगे। और 4 लेक्चर में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पूरी तरह से खत्म। इसके पहले भी हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कराई थी, आपका दिल करे तो सुन लेना। चलें आगे। चलिए, आज की जब हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट करेंगे, इसमें मैं मुस्लिम की एक मूवमेंट रह गई वो करा दूंगा और पारसियों की एक मूवमेंट करा दूंगा, लेकिन वो कराऊं उसके पहले बड़ी मूवमेंट लेकर के चलते हैं, सिख रिफॉर्म मूवमेंट की बात करते हैं। जब हम सिख रिफॉर्म मूवमेंट की बात करते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, इसमें 3 मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नामधारी मूवमेंट, निरंकारी मूवमेंट और सिंह सभा मूवमेंट। लेकिन आप एक बात याद कर ले, नामधारी मूवमेंट, निरंकारी मूवमेंट मैं रिवॉल्ट में बहुत अच्छे से किताब की शक्ति से 3 गुना अधिक करा चुका हूँ। हमने जब पॉपुलर रिवॉल्ट्स किए थे, याद आ गया आपको अमनदीप? तब हमने नामधारी और निरंकारी मूवमेंट बहुत डिटेल में कर लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे, सीधा सिंह सभा मूवमेंट के माध्यम से आगे चले जाएंगे। सिंह सभा मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मूवमेंट शुरू कब हुई है? तो मूवमेंट शुरू हुई है 1 अक्टूबर 1873। 1 अक्टूबर 1873 शुरू हुई है। किनके द्वारा शुरू की गई है? पहला, ठाकुर सिंह संधावालिया। एज इट इज नाम पूछे जाते हैं, बहुत एमसीक्यू आते हैं इसमें से, यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी। ठाकुर सिंह संधावालिया। सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन, कंवर बिक्रम सिंह। थर्ड, पाइखेम सिंह बेदी, direct descendant of the Guru Nanak Dev from the lineage. And the fourth from the Guru Amritsar, Gyani Gyan Singh. Kamar Bikram Singh from Kapurthala रियासत। So ठाकुर सिंह संधावालिया, कंवर बिक्रम सिंह, भाई खेम सिंह बेदी एंड ज्ञानी ज्ञान सिंह, इनके प्रयासों से सिंह सभा मूवमेंट का गठन हुआ 1 अक्टूबर 1873। गठन क्यों हुआ समझना बहुत आवश्यक है। चलिए कहानियों को समझते हैं। देखिए, कहानी सुनाता हूँ पहले से, उसको समझिए। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि सिंह सभा मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव सिख रिलीजन को उसकी प्रिस्टाइन स्टेट वापस लौटाना था। ओके, सिख रिलीजन को इसकी प्रिस्टाइन स्टेट तक वापस ले जाना चाहते थे। पहली बात, वर्ड आता है प्रिस्टाइन, मतलब कि एकदम शुद्धता की ओर वापस ले जाना चाहते थे। ऐसा क्या हो गया जिससे सिख रिलीजन की स्टेट प्रिस्टाइन नहीं रही थी? आइए समझते हैं। देखिए, इस समय गुरुद्वारास की कस्टडी महंतास के पास थी। ये कैसे हो गया? जबकि जब हम बात करते हैं दरबार साहिब की, तो गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा उस समय जो कस्टडी दी गई थी, वो दी गई थी भाई बुड्ढा सिंह जी को। वो पहले ग्रंथी कहलाए हैं, हेड ग्रंथी भी रहे हैं तख्त श्री दरबार साहिब जी के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब अगर हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो महंताज आ गए, ग्रंथीज चले गए, प्रीस्टली क्लास चली गई और एक न्यू क्लास एंड हो गई। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा महंतास कहाँ से आए, महंत कौन थे। देखिए, अगर हम सिख धर्म की बात करें तो सबसे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी, उनके 2 पुत्र हुआ करते थे, बाबा श्री चंद और बाबा श्री लक्ष्मी चंद। बाबा श्री चंद जो हुआ करते थे, इन्होंने उदासी संप्रदाय की नींव रखी। उदासी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आज जब आप पढ़ेंगे तो आपको उदासीन वर्ड देखने को मिलेगा। मतलब उदासी है, क्या होते हैं ये? वर्ल्डली अफेयर से, मोह माया से पूरी तरह से उदास हो जाना, उदासी ले लेना। आपको याद होगा गुरु नानक देव जी ने भी उदासियाँ की हैं। वो उदासियाँ ऐसी नहीं हैं, वो उदासियाँ ये हैं कि आप अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ से जरा बाहर आए हैं, सामाजिक कारणों को अध्ययन कर रहे हैं कि क्या चल रहा है। तो आप उस समय के लिए अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस हटा करके, उदास होकर के पूरे विश्व भर को समझने का, दुनिया को समझने का, उनकी पीड़ाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो भी उदासियाँ हैं, जबकि उन्होंने भ्रमण किया था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये उदासियाँ अलग हैं, ये वर्ल्डली अफेयर, मोह माया, इन चीज़ों को त्यागना है। इनकी अगर बात करें तो आउटलुक वाइज ले आपको लगभग नागा साधुओं की तरह, अघोरियों की तरह नजर आएंगे।
इनकी भी केश जटाएँ होती हैं बहुत ज़बरदस्त। अगर आप हिमाचल प्रदेश जाएँ तो धर्मशाला में आपको कंडी विलेज के पास अघंजर महादेव का मंदिर मिलेगा। अघंजर महादेव का मंदिर खास मंदिर है क्योंकि वहाँ पर आपको उदासीय मिलते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या होता है, खांसने बंद करो बेटे, गलों में कुछ डालना है क्या। उदासीय संप्रदाय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको खास चीज़ दिखेगी, शिव की पूजा भी हो जाएगी, आइडल वर्शिप भी हो जाएगी। गुरु ग्रंथ साहब को भी मानते हैं लेकिन आइडल वर्शिप भी होती है। टेम्पल रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं जबकि सिखिज़म में नहीं होता, सिखिज़म में आइडल वर्शिप नहीं होती। फिर फायर आल्टर्स जलते दिखेंगे आपको हमेशा। ऐसा कहा जाता है कि जो बाबा श्री चंद हैं उनकी जो एशेज़ हैं, जैसे बुद्धिज़्म में कंसेप्ट है चैत्य बनाने का, तो उनकी जो एशेज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की गई अलग अलग एरिया में, भारत भर में, नेपाल तक भी गई हैं ये। और ऐसे में वो एशेज़ से जो एक राख है उससे जो अग्नि कुंड जलाए गए हैं वो अभी तक जल रहे हैं। अमृतत्व का प्रमाण है ये। तो आप जब भी उदासी संप्रदाय में जाएंगे आपको वहाँ पे एक अग्नि कुंड दिखेगा और उसके आसपास बैठ करके वो पद्धति करते होंगे। वो एक तरह से अमृतत्व का ही कंसेप्ट है कि वो चलते चले जा रहे हैं। अब इस तरह से उदासी बनते चले गए। इनकी खास निशानी होती है कि अघोरियों से इन्हें अलग कैसे कर सकते हैं, नागाओं से कैसे अलग होते हैं। ये लायन क्लॉथ से ज़्यादा क्लॉथ पहनते हैं। और दूसरी बात, ये गान में आधा चंद्र पहनते हैं। ये बात आप याद रखना, इससे इनकी निशानी तय हो जाती है। अब हम आगे समझते हैं इनके बारे में। समय आगे बढ़ता चला गया। उदासी संप्रदाय बाबा श्री चंद के फॉलोअर्स और सिख गुरुओं के बीच में बातचीत थी, मेल मिलाप था, सब कुछ बहुत अच्छा था। अगर आप पंजाब के पठानकोट में जाएं तो पठानकोट में आपको मिलेगा गुरुद्वारा श्री बाठ साहब। बाठ साहब गुरुद्वारे का मतलब क्या है, वहाँ पर बाबा श्री चंद ने 62 साल तपस्या की है, इसलिए उसका नाम है बाठ साहब। अब वहाँ पर अगर आप कहें तो ऐसा कहा जाता है, कहानी प्रचलित है कि गुरु अर्जुन देव जी जब गुरु ग्रंथ साहिब जी की कंपाइलेशन कंप्लीट हो गई तो उसे एक बार दिखलाने के लिए बाठ साहब लेकर के गए। वहाँ पर बाबा श्री चंद जी मेडिटेशन में थे तो गुरु अर्जुन देव जी ने बाहर खड़े होकर के उनका वेट किया है काफ़ी लंबे समय तक। तो वहाँ पे वो स्थान भी बना हुआ है जहाँ पे गुरु अर्जुन देव जी ने उनका वेट किया, वो भी ध्यान करने लगे। ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन इनमें नज़र आती है हमेशा से। उस बेसिस पर अगर हम बात करें तो महंताज और गुरु उदासीन और गुरुज के बीच में एक संपर्क था, इनके फॉलोअर के बीच में भी संपर्क था। समय आगे बढ़ा। आप सब जानते हैं कि लंबी स्ट्रगल चली गुरु गोविंद सिंह जी और मुग़लों के बीच में। तो जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी मुग़लों से युद्ध लड़ रहे थे, ऐसे में एक स्टेज आई जब गुरु गोविंद सिंह जी दक्षिण की तरफ बढ़े और ऐसा माना गया कि वो औरंगज़ेब से मिलने के लिए गए थे। जब वो दक्षिण की तरफ गए तो उत्तर भारत का, चाहे वो आनंदपुर साहिब है, चाहे वो अदर गुरुद्वाराज हैं, उनका कार्यभार सिख कौम के द्वारा महंतों को कस्टडी सौंप दी गई कि आप गुरुद्वारों को मैनेज करिए। कारण क्या है, क्योंकि मुग़लों की सीधी नज़र सिखों पर थी और वो गुरुद्वारा कैप्चर करना चाहते थे। इसलिए एक तो वो नज़र बचानी है और गुरुद्वारों पर किसी तरह के अटैक ना हो मुग़लों के, इसके लिए महंतास को कस्टडी दी गई। और महंता गुड फेथ में थे तो वो मेंटेन करके रखेंगे। महंत कस्टडी में यहाँ से आए तो गुरुद्वारे की सीन में महंत कहाँ से ऐड हुए आपको पता लग गया, ये उदासी संप्रदाय वाले महंत हैं। सिस्टम चलता रहा। सिख धर्म में एक खास चीज़ है कि जो ऑफरिंग्स आती हैं गुरुद्वारे में, वो जो उस गुरुद्वारे का जो प्रीस्ट है, जो कस्टडियन है, वो ऑफरिंग्स उसकी नहीं होती। जो भी भोग चढ़ता है, जो भी सामग्री चढ़ती, जो भी पेटाँ चढ़ती है, वो उसकी नहीं होती। वो गुरुद्वारे के रख रखाव के लिए होती है। वो संगत जो आती है उसके लंगर के लिए होती है। संगत के आराम, ठहराव, रख रखाव और शिक्षा और बाकी चीज़ों के लिए होती है। नए निर्माण कार्यों के लिए होती है। लेकिन इन महंतों ने क्या करना शुरू कर दिया कि जितना भी चढ़ावा आने लगा वो सारा अपनी पर्सनल लाइफ के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। सब कुछ लग्जरी में कन्वर्ट कर दिया और ये ज़बरदस्त भोग विलासी हो गए, प्लेजर सीकर, प्लेजर करने लगे। ऐसे हालात आ गए थे कि अगर आप हसन अब्दाल गुरुद्वारे की बात करें पंजा साहिब की पाकिस्तान में, तो वहाँ पर सिगरेट की दुकानें अंदर खोल दी गई। दरबार साहिब की बात करें तो जितना भी हॉल गेट से जो सड़कें अंदर को जाती हैं, यहाँ पर जो आज दुकानें आपको दिखती हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ब्रोथल हाउसेस खुल चुके थे। प्रॉस्टिट्यूशन सरेआम हो रहा था गुरुद्वारों के अंदर। ड्रिंकिंग डाइनिंग रोज़ हुआ करती थी। अल्कोहलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग चल चुका था। देह का धंधा खुल करके चरम पर चल रहा था। भोग विलास अल्टीमेट था क्योंकि चढ़ावा चढ़ रहा था। इस चीज़ ने पूरी तरह से बहरा के रख दिया था सिख समाज को। ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, 1849 में महाराजा रणजीत सिंह के उस साम्राज्य को अनेक्स कर लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो पंजाब अनेक्स हो गया। ये पहली बात। पंजाब के अनेक्सेशन के बाद इमीडिएटली यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा क्रिश्चियन एक्टिविटीज़ प्रमोट करने के लिए 4 से 5 अलग अलग, चाहे वो बैप्टिस्ट स्कूल था, चाहे वो
जेसुइट मिशनरीज थे, जितने डिफरेंट डिफरेंट मिशनरीज हैं सबको बुला लिया गया और यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज एक्टिविटी फास्ट होने लगी। तो प्रोसेलेटाइजेशन, धर्म परिवर्तन बहुत तेज हो गया और क्रिश्चियनिटी ने तभी पंजाब में जड़ें पकड़ी हैं बहुत मजबूत। जब इस तरह से एक तरफ से सिखों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, दूसरी तरफ आर्य समाज और आगे जाकर के आर्य समाज और प्रार्थना समाज, इनके दफ्तर खुल रहे हैं और आर्य समाज शुद्धिकरण के नाम पर तेजी से धर्म परिवर्तन कर रहा है। ये दूसरी एक्टिविटी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, इन धर्म परिवर्तन के कार्यों को तब बूस्ट मिल गया जब लास्ट सोवरेन सिख रूलर महाराजा दलीप सिंह, जिसे 8 साल की उम्र में ही कब्जा कर लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, महाराजा दलीप सिंह ने 1853 में क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। जब उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया तो बहुत ज़बरदस्त स्टिमुलस मिल गया इस क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने वाली स्त्री को। थोड़ा ही समय आगे बढ़ा, कपूरथला रियासत के राजा के नेफ्यू ने, उस समय के कंवर हरनाम सिंह ने भी क्रिश्चियनिटी अपना लिया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कपूरथला रियासत यहीं नहीं रुकी। इनफैक्ट इन्होंने लुधियाना स्कूल ऑफ मिशनरी, बड़ा फेमस माना गया था पंजाब में उस समय, लुधियाना स्कूल ऑफ मिशनरी को इनवाइट किया कि आप कपूरथला में ब्रांच खोलिए और अपनी मिशनरी एक्टिविटीज़ यहाँ पर करिए। तो इसकी वजह से इतिहास में ये कहा जाता है कि भारत में, मॉडर्न इंडिया में, कोई भी पहला ऐसा राजा जो क्रिश्चियनिटी में बदला है वो महाराजा दलीप सिंह है, और कोई भी पहली ऐसी रियासत जिसने खुद इनवाइट करके कहा हो कि मिशनरी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, स्कूल खोले, वो कपूरथला रियासत है। तो इस तरह के 2 तथ्य पाए जाते हैं। अब ऐसे में होने क्या लगा, गुरुद्वारा आपने पूरी तरह से करप्ट कर दिए, उसकी जो प्रिस्टाइन इमेज थी डिग्रेड कर दी। पहली बात, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, शुद्धिकरण के नाम पे आप आर्य समाज मूवमेंट में और प्रार्थना समाज में लेकर के जा रहे हैं। तीसरी चीज़, मेजॉरिटी जो सिख हैं वो वापस से हिंदुइज्म में जाने लगे। ये सारी चीज़ों के पीछे षड्यंत्र अंग्रेज़ों का था। अंग्रेज बड़े पैमाने पर सिखों का इस्तेमाल करना चाहते थे नेशनल लेवल पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए। ऐसे में वो ये जानते थे कि सिखों की लाइफ में सेंट्रल रोल प्ले करता है रिलीजन। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और रिलीजन को अगर हमने एक बार कंट्रोल कर लिया तो सिखों के एक्ट एंड जो भी प्रोसेसेस हैं सारे कंट्रोल हो जाएंगे। इसकी वजह से अंग्रेज़ों ने मैनेजमेंट एजेंसीज बना करके गुरुद्वारों की मैनेजमेंट अपने हाथ में ले ली थी और उन मैनेजमेंट एजेंसीज के तहत ही महंताज अपॉइंट होते थे और वो महंताज पूरी तरह से अंग्रेज़ों के फेवर में वर्क करते थे। आप महंतों की बदखोही का एक नमूना यहाँ से देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग मसैकर करने वाले जनरल डायर को सरोपा पेट किया गया और क्रांति की गतिविधि करने वाली गदर पार्टी को बैन करने का फरमान जारी हुआ, हुक्मनामा जारी हुआ दरबार साहब से। तो हुक्मनामा जारी करके गदर एक्टिविटी बंद करने, गदराइट पार्टी को इलीगल बोल दिया गया और जनरल डायर को सरोपा पेट करके नवाजा गया कि सिख समाज में इसकी छवि बनी रहे। अंग्रेज ऐसा करवाते थे। अब मुद्दे की बात यहाँ पर देखते हैं कि अंग्रेजों ने इंस्टीट्यूशन को डिग्रेड करने का प्रयास किया। कैसे कैसे किया? पंजाब में जब ये तय करना था कि भाई कौन सा लेजिटिमेट अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढे पर्शियन लैंग्वेज का, तो डिस्कशन इस बात पे चल रही थी कि उर्दू या फिर हिंदी। इस बात पे चर्चा हुई ही नहीं कि पंजाबी को चुना जाए। ये पहला एस्पेक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग, ये अंग्रेज़ों की चलाया हुआ खेल था, जबकि पंजाबी डोमिनेंट लैंग्वेज थी यहाँ की। सेकेंड एस्पेक्ट, ओरिएंटल स्कूल ऑफ एजुकेशन खोला गया लाहौर में, उसमें संस्कृत, हिंदी, उर्दू एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा गया और एज अ स्टडी ब्रांच भी रखी गई। पंजाबी का कहीं जिक्र नहीं था। पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब के नाम पे है, तभी से पंजाब यूनिवर्सिटी ऐसे लिखा जाता है पंजाब के नाम पे, लेकिन उसमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी। ये बात आपको याद रखनी है। लगातार सिखों के भरसक प्रयासों की वजह से ओरिएंटल स्कूल ऑफ लर्निंग जो कि लाहौर में खुला था, उसमें पंजाबी इंडक्ट करवाई जा पाई और पंजाब यूनिवर्सिटी में लेटर्न जो कि वहाँ के पहले सेक्रेटरी भी हुए हैं, उनको बार बार दबाव बना करके उसमें पंजाबी इंडक्ट कराई गई। इसके लिए पंजाबी स्कॉलर्स ने बहुत सारी 350 से 400 लिटरेचर प्रेजेंट की कि पंजाबी अपने आप में एक बहुत ही प्रगाढ़ भाषा है और उसकी खुद की एक स्क्रिप्ट है, दैट इज़ गुरमुखी। आपको इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। बड़ी मुश्किल से इसे एक्सेप्ट किया गया और 1877 ऑनवर्ड पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाबी को प्रॉपर एक्सेप्ट किया गया और पंजाबी से पहले पास आउट पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भाई गुरमुख सिंह, और भाई गुरमुख सिंह ने बाद में जाकर के बड़े पैमाने पर सिंह सभा मूवमेंट और सिखों के रिफॉर्म में योगदान प्ले किया है। ये कहानी के तौर पर चल रहा, सारी चीज़ें चल रही थी, अंडर करंट चल रहा था। सिखों के सामने नज़ारा रोज़ था, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे, वापस आर्य समाज में जा रहे, हिंदुइज़्म में बैक जा रहे, मुस्लिम हो रहे हैं कुछ लोग, और तेज़ी से आप इनको पूरी तरह से डिमिनिश कर रहे हैं, महंत इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करके बैठे हैं। ऐसे में अंग्रेज़ों के कुछ पत्र व्यवहार मिलते हैं उस समय के, तो अंग्रेज़ आपस में बात करते ये पाए गए हैं कि सिख कुछ भी नहीं है, ये मेयर एक सेक्ट है हिंदुइज़्म का, और सिंह सभा मूवमेंट
यूनिक आइडेंटिटी बचाना चाहती थी सिखिज़म की, कि सिखिज़म वैष्णवाइट, शैवाइट और शक्ति संप्रदाय की तरह कोई चौथा संप्रदाय नहीं है हिंदुज़म का। सिखिज़म अपने आप में एक धर्म है प्रॉपर, जिसकी आइडियोलॉजी, जिसकी फेथ, प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट हैं हिंदुज़म से। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा स्टेटमेंट ये जारी की जाती थी कि आप एक छोटे से पॉलिटिकल ग्रुप से अधिक कुछ भी नहीं हैं, आप एक अलग रिलीजन के तौर पर नहीं हैं। अंग्रेज़ों के द्वारा पत्र व्यवहार ऐसे होते थे जिसमें यह कहा जाता था, वो वर्ड यूज़ करते थे नानक। वो कहते थे कि जो इनके फर्स्ट प्रॉफिट नानक हैं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, जिनमें बेदी और बाकी समाज आते हैं, वो पीसफुल हैं, फेथफुल हैं और इंटैक्ट हैं अपने रिलीजन के प्रति, क्योंकि वो ओल्ड भी हैं और पीसफुल हैं। मार्शल रेसेस उनमें नहीं पाई जा रही। लेकिन जो इनके लास्ट रिलीजियस लीडर से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी से, वो खालसा पंथ से आते हैं, वो बहुत लेटेस्ट हैं और वो उतने फेथफुल नहीं हैं, क्योंकि खालसा की यूटिलिटी अब ख़त्म हो गई। खालसा अब नहीं रह गया जो खालसा दीवान कभी बना था, क्योंकि खालसा सरकार ही हुआ करती थी महाराजा रणजीत सिंह की भी, ये आपको समझनी है बात। तो वो ख़त्म हो गया, तो यूटिलिटी नहीं रह गई, तो वो लोग असल में हिंदू धर्म में वापस जा रहे हैं। वो लोग तेज़ी से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट आ रहे हैं। तभी से लेकर के आप आज दिन तक आप सिखिज़म में एक रिफ्ट देखेंगे, एक रिफ्ट नज़र आएगी गुरु नानक जी को मानने वाली, और एक रिफ्ट गुरु गोविंद सिंह जी, खालसा के बीच में और बेदी समाज, इसके बीच में आप एक रिफ्ट नज़र आएगी, आप ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो कुल मिलाकर के ये जो खालसा सेगमेंट और ये सेगमेंट है, इस पर अटैक होना शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो सिंह सजाए गए थे खालसा दीवान के तहत, ये लायन रेस, अब ये लायन रही नहीं, ये ख़त्म हो चुके हैं। या तो हिंदू हो गए हैं, या क्रिश्चियन हो गए हैं, या मुस्लिम हो गए हैं, और या फिर आर्य समाज या किसी और संप्रदाय में जा चुके हैं। ये सारे थ्रेट सिख कम्युनिटी के सामने खड़े थे। ऐसे में ठाकुर सिंह संधावालिया, कंवर बिक्रम सिंह, खेम सिंह बेदी, ज्ञानी ज्ञान सिंह, ये मेन नाम है। इसके अलावा और बहुत से लोग हैं। इन्होंने विचार किया और 1873 में इन्होंने ये डिस्कस किया कि हमें ये बनाना है। ये क्यों हुआ, एग्जैक्ट 1873 क्यों हुआ? 2 इवेंट हुए, इमीडिएट इवेंट। पहला इवेंट, अमृतसर मिशनरी स्कूल के 4 बच्चों ने यकायक ही ये तय कर लिया कि हम सिखिज़म छोड़ करके हिंदुज़म में जा रहे हैं। इसने एक शॉक वेव क्रिएट कर दी पूरे सिख समाज में। और दूसरा, अंग्रेज़ों के द्वारा इसी समय में श्रद्धा राम नाम के एक पंडित को, जो कि फिलौर का था, अपॉइंट किया गया सिख इतिहास लिखने के लिए, कि तू सिख इतिहास लिख। सिख इतिहास भी अपनी मर्जी का लिखवाना चाहते थे। वो श्रद्धा राम ने आकर के गुरु बाग दरबार साहिब, वहाँ पर आकर के रिलीजियस डिस्कशन शुरू कर दी सिखों से। और उसने श्री गुरु नानक देव जी के लिए कुछ डिमिनिशिंग वर्ड यूज़ किए, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया और कुछ गलत वे में इतिहास प्रेजेंट करना चाहा कि उनकी रिस्पेक्ट को हार्म हुआ। कुछ युवाओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन श्रद्धा राम रुका नहीं यहाँ पर। वो अपनी बातें करता चला गया। एक पॉइंट के बाद श्रद्धा राम वहाँ से एस्केप हो गया, लेकिन श्रद्धा राम के द्वारा लगाई गई ये आग भड़क चुकी थी। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, क्योंकि सिख अलार्म्ड हो गए थे कि ये चल क्या रहा है, क्या ये पढ़ाया जाएगा गुरु नानक देव जी के बारे में। और दरबार साहिब में श्रद्धा राम सिखिज़म पे बात करते हुए आर्य समाज की टीचिंग दे रहे थे, जो कि मेजोरली होता था कि डिफरेंट जो गुरुद्वारास थे वहाँ पर आर्य समाज और इस तरह की टीचिंग दी जा रही थी, बशर्ते कि गुरु जी और गुरु ग्रंथ साहिब की बात की जाए। तो ऐसे में ये 2 एक्टिविटीज़ में इमीडिएटली अलार्म कर दिया और सिख समाज ने तय किया कि हम सिख सिंह सभा मूवमेंट बनाएंगे। नाम रखने का आधार रखा गया, पूरा नाम है श्री गुरु सिंह सभा मूवमेंट, श्री गुरु सिंह सभा मूवमेंट, और इसे हम आज की डेट में कहते हैं सिंह सभा मूवमेंट। समय आगे बढ़ा, पूरे वर्ल्ड लेवल पर सिंह सभा मूवमेंट्स खुली, लंदन से लेकर के चाइना के शंघाई तक। इन सबको मैनेज करना जरूरी था। तो 1880 में अमृतसर में एक सिंह सभा जर्नल बनाई गई, जो कि जनरल सिंह सभा है, सबको मैनेज करने का काम करेगी। इसी का नाम बाद में बदल करके दीवान खालसा रख दिया, खालसा दीवान। इसे खालसा दीवान के तौर पर जाना जाता है। और ये खालसा दीवान रिस्पॉन्सिबल है खालसा स्कूल्स एंड खालसा कॉलेजेस के लिए। अब कहानी शुरू होती है आगे की। वो क्या होता है, डिफरेंट मेंबर्स इसमें इंडक्ट होते चले गए, लेकिन फिर इसमें स्किज्म आया। एक है सिंह सभा अमृतसर और एक है सिंह सभा लाहौर। हुआ क्या, खेम सिंह बेदी जो कि अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे सिंह सभा मूवमेंट में, और गुरमुख सिंह, मैंने बताया पंजाबी ग्रेजुएट, जो कि सेक्रेटरी के तौर पर थे। इनमें रिफ्ट आई, किस आधार पर आई? खेम सिंह बेदी का ये मानना था कि क्योंकि हम गुरु नानक देव जी के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं और बाकी अदर मेंबर जो कि किसी न किसी गुरु जी के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं, उन्हें स्पेशल स्टेटस, स्पेशल रिस्पेक्ट दी जाए और हमें पर्सनैलिटी कल्ट के तौर पर माना जाए, हमारी एक अलग प्रेस्टीज होनी चाहिए। लेकिन गुरमुख सिंह ने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी साफ कह के गए हैं, वाह वाह गोविंद सिंह आप पे गुरचेला, देयर इज़ इक्वलिटी। कोई सेक्ट नहीं बन सकता, कोई सेगमेंटेशन नहीं हो सकती, कोई सेग्रीगेशन नहीं हो सकती, सब बराबर हैं, सब संगत है, संगत महत्वपूर्ण है। ऐसे में दोनों में डिवीजन आया।
गुरमुख सिंह लाहौर की सिंह सभा से एसोसिएटेड हो गए और खेम सिंह बेदी अमृतसर की सिस्टम से एसोसिएटेड रहे। लाहौर की सिंह सभा मूवमेंट बहुत डेमोक्रेटिकली चली, हर हफ्ते पे मीटिंग होती थी और गुरमत से सारा मिलजुल करके पूरा फैसला होता था, कंसेप्ट आगे चला। लेकिन यहाँ पर जो सिंह सभा मूवमेंट रह गई, इसके 2 हाउसेस बन गए, बाई कैमरल हो गई है। जैसे आज की डेट में होता है ना राज्यसभा लोकसभा, ऐसे सिंह सभा मूवमेंट बाई कैमरल हो गई। अपर हाउस हो गया महान सभा, जिसमें महान लोग माने एरिस्टोक्रेटिक लोग होंगे, और लोअर हाउस हो गया समान सभा, इसमें समान लोग, कॉमन लोग और प्रीस्ट होंगे। तो इस तरह से डिवीजन आ गई। लेकिन समा एक बार आगे बढ़ा, लाहौर वाली सिंह सभा मूवमेंट प्रिवेल कर गई पूरे पंजाब में, और वही आइडियल आगे जा करके फॉलो हुआ। डेट आई गेस इस पर थोड़ा सा डाउट है। 1893 में खालसा कॉलेज अमृतसर की स्थापना होती है और इसके थ्रू एजुकेशन दी जाती है। अब बात करते हैं कि इनके मुद्दे क्या थे, इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इनका मानना ये था कि अगर हम प्रिस्टिनिटी को रीच करना चाहते हैं, लॉस्ट फेथ को रीगेन करना चाहते हैं, और हम ये तय करना चाहते हैं कि सिख कोई सिर्फ एक आम सेक्ट नहीं है हिंदुइज़्म का, उसकी अपनी एक कल्चर, फेथ, प्रोसीजर है, उसके अपने कस्टम मैनर, हमें अपनी यूनिक आइडेंटिटी इंस्टॉल करनी होगी और इसके लिए सोसाइटी अवेकंड होगी, अवेयर्ड होगी। ये कभी नहीं हो सकता जब तक हम एजुकेशन नहीं करेंगे। तो एजुकेशन ही मेन ड्राइविंग फोर्स है लोगों को फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअली अवेकन करने का। इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल बड़े पैमाने पर खोले गए। ये खास बात है खालसा सिंह सभा मूवमेंट की, जिसके तहत खालसा स्कूल्स और खालसा कॉलेजेस खोले गए और इसमें धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी, इसमें जनरल एजुकेशन दी जाती थी और ज़बरदस्त पैमाने पर इंग्लिश मेंबर्स को अपॉइंट करके लेटेस्ट साइंस, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट और डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट खालसा स्कूल और खालसा कॉलेजेस में पढ़ाए गए। यानी कि सिखों को ये कहा गया कि ओपन माइंडेड बनो, ऑर्थोडॉक्स और डॉगमास प्रैक्टिसेस को छोड़ दो, आगे की तरफ बढ़ो। जब तक रीजनिंग को इनकलकेट नहीं करोगे, जब तक ह्यूमनिज्म को इनकलकेट नहीं करोगे, तब तक ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशंस और इन चीज़ों से बाहर नहीं आओगे। अगर रीजनिंग की तरफ जाओगे, वर्बल लॉजिकल रीजनिंग को समझोगे, हर चीज़ को क्वेश्चन करना सीखोगे, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच यानी कि सब चीज़ें गॉड की मर्जी पे नहीं होती हैं, तुम प्रयास करो, तुम चीज़ों को बदल सकते हो। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखो अपने अंदर। तो ह्यूमनिज्म का सेंस, इसके लिए पढ़ाई ज़रूरी थी और वो पढ़ाई मॉडर्न लाइन पे होनी चाहिए थी। नई साइंस, नई टेक्नोलॉजी, नई डेमोक्रेसी, नई कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये आने ज़रूरी थे, वरना सिख कौम इंप्रूव नहीं कर पाती, रिफॉर्म नहीं हो पाता। इस तरह से अंदरूनी तौर पर रिफॉर्म करने के लिए ये चीज़ें इनकलकेट की गई। ये बड़ी अपने आप में यूनिक चीज़ है कि मूवमेंट रिलीजन से शुरू हो रही है लेकिन इंस्टीट्यूशन सेकुलर कैरेक्टर पे बन रहे हैं, वहाँ पे रिलीजियस स्टडीज़ नहीं कराई जा रही। अगला कंसेप्ट ये है कि इन्होंने ये तय किया था कि सिंह सभा मूवमेंट किसी रिलीजन को डिमिनिश नहीं करेगी, किसी रिलीजन का क्रिटिसिज्म नहीं करेगी और दूसरा पॉलिटिकल एक्टिविटी हम नहीं करेंगे। अब सिख संप्रदाय में दोबारा एक रिफॉर्म लाने का अगला तरीका क्या था? सिखों को उनकी ट्रू हिस्ट्री और ट्रू रिलीजन के बारे में बताने के लिए अल्टीमेट लेवल पर पब्लिकेशंस निकाले जाएंगे। तो ये जर्नल्स, पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स पब्लिश करते थे। आज भी सिंह सभा मूवमेंट के गुरुद्वारों में चले जाना, मिशनरीज स्कूल्स में, कॉलेजेस में चले जाना या हॉस्पिटल्स में ही चले जाना, आपको कोई ना कोई बुकलेट वहाँ पे एक टेबल पे पड़ी मिलेंगी आप उन्हें खरीद सकते हैं। उसमें आपको ट्रू हिस्ट्री, ट्रू रिलीजन, ट्रू कल्चर बताया जाता है। ये अगला कंसेप्ट है। तीसरा कंसेप्ट, जो लोग भी जा चुके हैं, जो लोग भी पतित हो चुके हैं, उन सारे लोगों को वापस से रीइंस्टॉल करना और साथ लेकर के आना। ये अगला। तो प्रीस्ट सिस्टम इंस्टॉल करना, गुरुद्वारा ग्रंथी सिस्टम इंस्टॉल करना, बाकियों से, महंतों से और इन सब से चीज़ों को मुक्त कराना, ये अगला कंसेप्ट था। तो एजुकेटेड और यूरोपियंस और इंग्लिश लोगों को अपॉइंट करना, पब्लिशमेंट्स लेकर के आना मार्केट में, फ्री एड और एजुकेशन प्रोवाइड करने की दिशा में लोगों को जागरूक करना, जो लोग जा चुके हैं, एपोस्टेट्स हो चुके हैं, उन्हें वापस ला करके स्थापित करना, ये सारे मेन कार्य हुआ करते थे सिंह सभा मूवमेंट के। और ये सारे कार्यों के सेंटर में होती थी एक चीज़, लैंग्वेज पंजाबी, स्क्रिप्ट गुरमुखी। जो होगा बस इसी में होगा। इसलिए जम करके पब्लिकेशन निकाली पंजाबी भाषा में और गुरमुखी में। ये स्थापित किया गया कि लैंग्वेज अपने आप में बड़ी मजबूत है, बहुत साल पुरानी है, किसी से कमज़ोर नहीं है। सिंह सभा मूवमेंट आगे बढ़ी और 1905 ऑनवर्ड्स गुरुद्वारों में जो मूर्तियाँ इंस्टॉल कर दी गई थी, गुरु ग्रंथ साहिब के बगल में गुरु नानक देव की मूर्ति पड़ी है, गुरु गोविंद सिंह जी की मूर्ति पड़ी है, उन मूर्तियों को डिसलॉज कराने का, उठवाने का जिम्मा इन पर जाता है। इन्होंने साफ़ करवाया। लेकिन असल कार्रवाई शुरू होती है 1920 ऑनवर्ड और ये है अकाली मूवमेंट। इसे कहते हैं गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट। 1920 में क्या हुआ, अमृतसर का एक वाक़या बताता हूँ, दरबार साहिब का। जो वहाँ का महंत था वो शेड्यूल कास्ट को गुरुद्वारे में एंटर नहीं होने दे रहा था। ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है करतार सिंह चब्बर, लिखने में आता है झब्बर।
करतार सिंह झब्बर और बाकी लोगों ने मिलकर के ये देखा कि ये तो किसी भी लेवल पर एक्सेप्टेड नहीं है कि सिख रिलीजन तो सेग्रीगेशन करता ही नहीं है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भी सेग्रीगेशन नहीं है। शुरू से हिंदू गुरुद्वारों में, सिख गुरुद्वारों में हिंदू जा रहे हैं पहले दिन से ही। तो ऐसे में आप दलितों को नहीं जाने दे रहे हैं अंदर, तो नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो अकाल तख्त के सामने जा कर के इन्होंने प्रतिज्ञा ली उस समय में, और करतार सिंह झब्बर ने यह अनाउंस किया, ठाकुर सिंह संधावालिया भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट थे इसके, कि आप लोगों को आने देंगे, किसी भी तरह से रोकेंगे नहीं। और लोगों को आह्वान किया कि आप इसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते, आप इस प्रैक्टिस को बंद क्यों नहीं करते। तो यहाँ से अकाली मूवमेंट, अकाली जो कि टाइमलेस है, अकाल तख्त टाइमलेस थ्रोन है, एटर्नल है, चिरकाल तक है, अनादि आदिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। तो उसी हिसाब से ये मूवमेंट भी चली कि ये दुनियावी चीज़ें, ये जात पात पीढ़ी, ये चीज़ें इस पर लागू नहीं होती। दिस इज़ अकाली मूवमेंट, और हम वही प्रेस्टाइन स्टेज अब रीस्टोर कराएंगे। तो ये गुरुद्वारा कैप्चर मूवमेंट के तौर पर जानी गई। इसके अलग अलग बाद में फैक्शन बन गए। एक फैक्शन मॉडरेट हो गया, एक फैक्शन हो गया जो प्रो गवर्नमेंट चला गया, एक फैक्शन हो गया जो नेशनलिस्ट रिफॉर्मर हो गया, और एक फैक्शन हो गया जो एक्सट्रीमिस्ट हो गया। जैसे इसी में से आगे जा कर के एक फैक्शन निकलेगा जो ये कहेगा कि हमें एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी करनी चाहिए, वो हो जाएगा बब्बर खालसा ग्रुप। तो वो आगे चला जाएगा, वो इससे अलग है। आई बात समझ में? ये कहते थे कि हमें पैसिव रेजिस्टेंस का कंसेप्ट अपनाना है, हमें पीसफुली सारा प्रोसेस करना है। इसके तहत सबसे पहले गुरुद्वारा सियालकोट के गुरुद्वारे को चुना गया और उसे फ्री कराने की बात कही गई। जब गुरुद्वारा सियालकोट को फ्री कराने का प्रोसेस अपनाया गया तो वहाँ पर महंत की विडो थी, उसकी उपजीविका का, उसकी लाइवलीहुड का एक वही गुरुद्वारा एक ज़रिया था। तो उसको पेंशन ऑफ करके सिख जत्थेबंदियों ने वो गुरुद्वारा कैप्चर किया, और इससे ही जत्थाबंदी सिस्टम शुरू हुई। जत्थे बना करके भेजे जाते थे अलग अलग गुरुद्वारे को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जत्था सिस्टम है। जत्थे तब भी हुआ करते थे जब मिसलें हुआ करती थी, बट ये जत्था सिस्टम मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कंसेप्ट, यहाँ से यात्रा शुरू की गई, कहा गया दरबार साहिब चला जाए। इसके बाद अब दरबार साहिब है, तो दरबार साहिब को आकर के कंट्रोल में लिया गया। उसके बाद हसन अब्दाल पंजा साहिब का टारगेट रखा गया। उसके बाद आगे बढ़े ननकाना साहिब। ननकाना साहिब में हुआ ननकाना साहिब मसैकर। ननकाना साहिब में जो महंत था वो था महंत नारायण दास। बहुत मेन पर्सन है ये। नारायण दास जो है, इसने पख्तूनवा लड़ाके भर्ती कर रखे थे प्रोटेक्शन में, और पख्तूनवा लड़ाकों ने 130 संगत जो उस समय गुरुद्वारे को छुड़वाने गई थी इन लोगों से जिन्होंने कैप्चर कर रखा था, उन 130 लोगों का मसैकर कर दिया उसमें से। और ऐसे में ये एक्टिविटी 1921 में हुई है। जब ये एक्टिविटी वहाँ पर हुई, ननकाना साहिब मसैकर इसे कहते हैं, तब वहाँ पर पहुँचा वहाँ का पंजाब का गवर्नर, और वहाँ पे पहुँचे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने जाकर के यह कहा कि ये जो नारायण दास है ये तो डायर का भी डायर्ड वर्जन है, इसको अब ठीक ठिकाने लगाना पड़ेगा। तब गांधी ने हिंदू और सिख एकता की बात की, और तब जाकर के हिंदुओं को प्रतिज्ञा दिलाई गई शंकराचार्य के द्वारा, और शंकराचार्य ने नोटिस इशू कर दिया कि सभी हिंदू सिखों का साथ देंगे गुरुद्वारों को रीगेन करने में, और ये जो करप्ट महंताज हैं इनको गद्दी से उतारने में। मूवमेंट आगे चलती गई, ननकाना साहिब कंट्रोल में आया। अब 1923 में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा। 1923 में जैतों गुरुद्वारा उसे कंट्रोल में लेना है, गुरुद्वारा गंगसर, ये इंपॉर्टेंट है। नाभा एरिया में ये पड़ता था। नाभा का पहला शासक होता था, इससे पहले यहाँ पर एक शासक था रिपुदमन। रिपुदमन समर्थन करता था अकाली मूवमेंट का, अंग्रेजों ने उसे डिसलॉज कर दिया, लेकिन रिपुदमन का समर्थन था। अब जब नाभे में एक्टिविटी की गई जैतों में, तो 1923 का समय है। ऐसे में दिल्ली में स्पेशल सेशन हुआ कांग्रेस का, और स्पेशल सेशन में ये कहा गया कि सपोर्ट किया जाए सिखों की इस अकाली मूवमेंट को, और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसे सपोर्ट किया है। और आपको बता दूं, जैतों के मोर्चे में जवाहरलाल नेहरू पकड़े भी गए हैं और जेल भी गए हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके बाद सिखों को यहाँ पर भी सफलता मिली, लेकिन अंग्रेज़ों ने हर अड़चन पैदा की। अंग्रेज़ों ने कहा कि यहाँ से महंत हटेगा, लीगली केस फाइल करो, लीगल वे में हटाओ, ऐसे जबरन नहीं। सिख लगातार प्रयास करते रहे उसे हटाने का, एक्टिविटीज़ होती रही। फाइनली उसे हटाया गया, गुरुद्वारा अपने कंट्रोल में लिया गया। जब जहाँ गुरुद्वारे कंट्रोल में लिए जा रहे थे 1920 ऑनवर्ड्स, उन सारे गुरुद्वारों की कस्टडी इलेक्टेड मेंबर के हाथ में दी जा रही थी, और ये कस्टडी इलेक्टेड मेंबर के द्वारा देने का काम कर रही थी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। तो SGPC के ऊपर ये जिम्मा था कि गुरुद्वारे किन की कस्टडी में दिए जाएँ।
अब ऐसे में सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनता गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें शामिल हो चुकी, जवाहरलाल नेहरू इसमें अरेस्टेड हैं, सिखों की मूवमेंट रुकनी सही थी। ऐसे में 1923 में एक सीआईडी इंचार्ज अंग्रेज़ों को एक लेटर लिखता है कि गांधी का मूवमेंट कुछ भी नहीं था इसके सामने। गांधी के मूवमेंट में, जो गांधी ने अभी थोड़े समय पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया है, वो मूवमेंट सिर्फ अर्बन क्लासेस तक था और उसमें इमीडिएटली उसे तोड़ने में शक्ति मिल जाती थी हमें। जब हम लोगों को कुछ कहते थे तो वो तितर बितर हो जाते थे। लेकिन ये मूवमेंट में रूरल मासेस हैं, इन्हें जितना डराते हैं, जितना खदेड़ते हैं, ये उतने शक्तिशाली होकर के उभर करके आते हैं, इसे ईजी ना समझा जाए। तो अकाली मूवमेंट इज़ टोटली डिफरेंट मूवमेंट। और मैं आपको बता दूं, यही वो समय था जब अकाली मूवमेंट नेशनल मूवमेंट से कनेक्ट हो गई थी। ये आपको याद रखना है, गांधी मूवमेंट से जुड़ चुकी थी। ऐसे में लगातार भारत सिखों की तरफ से मांग थी अंग्रेज़ों के सामने। तो 1921 में अंग्रेज़ों ने जल्दबाजी में पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में गुरुद्वारा रिफॉर्म एक्ट पास करने की कोशिश की, जिसमें हिंदू सिख दोनों ने उसका विरोध किया, लेकिन फिर भी वो एक्ट पास हो गया। 31 अपोजिशन में थे, 41 फेवर में आ गए। इसी एक्ट को अमेंड कराया गया लगातार दबाव के दम पर 1925 में, और ये है गुरुद्वारा रिफॉर्म अमेंडेड एक्ट, जिसके तहत ये तय कर गया कि पंजाब सिखों के सभी गुरुद्वारा और श्राइन्स शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कस्टडी में होंगे। वो इसके ऊपर एक सोवरेन अथॉरिटी है। आई बात समझ में? इस तरह से गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट लंबा चला, जिसमें सिंह सभा मूवमेंट की अपनी एक देन थी और अकाली मूवमेंट की अपनी एक देन थी। इसे आपने अभी इतना समझा, जब हम नेशनलिस्ट मूवमेंट का सेकंड फेज हम पढ़ेंगे, आप इसको तब एक और वर्जन में तब भी पढ़ेंगे। अभी के लिए ये इतना ही था। इस प्रोसेस को आपको ध्यान में रखना है। ओके। इस्लाम की रिफॉर्म मूवमेंट्स में एक मूवमेंट हमारे से रहती थी, वो कर लेते हैं। ये मूवमेंट है मोहम्मद इकबाल की। मोहम्मद इकबाल 1878 के बाद, 1878 उनका जन्म माना जाता है। उसके बाद 1890s और 1900 के दौरान ये बहुत ज़बरदस्त पोएट माने गए हैं। ये विचार से पैट्रियट माने गए हैं, यानी कि एक तरह से देशभक्त माने गए हैं। इनकी लेखनी विवेकानंद से काफ़ी हद तक मिलती है, इनकी सोच विवेकानंद से मिलती है। इनका मानना ये था कि चेंज कंटिन्यूअस होना चाहिए। आई बात समझ में कि एक कांस्टेंट चेंज होना चाहिए। देखिए, दो वर्ड कितने यूनिक हैं। पहले तो आप बात कर रहे हैं कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो फिर तो चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप कांस्टेंट के आगे चेंज लगा देते हैं, ये दोनों दुगने हो जाते हैं कि चेंज कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब आप कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो कहते हैं कि चेंज कांस्टेंट होना चाहिए। और दूसरी बात, सीजलेस एक्टिविटी होनी चाहिए कि कोई आपको रोक ही ना सके, बिना बंधन के कार्य होने चाहिए। वो ये कहते हैं कि रेजिग्नेशन वाली लाइफ, कहते हैं ना दुनिया छोड़ दी बाबा बन गए, वो कहते हैं कि ये कंटेम्पलेशन की लाइफ ध्यान किया, विचार किया। और वो ये कहते हैं कि जो क्वाइट कंटेंटमेंट है, एकदम शांत अवस्था में खुद बैठे हुए हैं परमानंद की परिस्थिति में, किसी से कुछ लेना देना नहीं, मैं इसको सिरे से नकारता हूँ, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। मुद्दे की बात है, ग्राउंड लेवल पे आकर के काम करो। जितनी भी सुपरस्टिशन चल रहे हैं, जितने भी ब्लाइंड फेथ चल रहे हैं, सब घटिया चीज़ें हैं, सबको बंद करना है और लोगों में एजुकेशन लेकर के आनी है, सोसाइटी में रिफॉर्म्स लेकर के आने हैं, यूनिटी को बढ़ाना है, एकता को आगे लेकर के आना है। उनकी सारी लेखनी इसी दिशा में काम करती थी। वो लोगों को कहते थे कि फेथ, सुपरस्टिशन क्या होता है, तुम किस चीज़ पे बिलीव करते हो? कोई नियति और कोई प्रकृति और कोई अल्टीमेट कस्टम कल्चर मैनर, कोई अथॉरिटी तुम्हारा फेट डिसाइड नहीं कर सकती। इट इज़ यू। तुम अपने कर्म से हर प्रकृति को बदल सकते हो। नेचर के अधीन तुम नहीं हो, तुम नेचर को चेंज कर सकते हो। तो ये पॉसिबिलिज्म की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, सोचो, अपने हालात बदलो, कर्म करो, चेंज करो। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस्लाम के इस रिफॉर्म मूवमेंट में। अब इनकी बात की जाए तो एक समय तक तो ये बहुत पैट्रियट थे, लेकिन एक समय के बाद फिर वही हो गया जो हर रिफॉर्म मूवमेंट में हुआ, सेक्टेरियन अप्रोच आ गई इनके अंदर, और इन्होंने भी कम्युनलिज्म को प्रमोट करने में इनडायरेक्टली एक रोल प्ले कर दिया। अब बात आती है पारसी समाज की। पारसी समाज में भी रिफॉर्म हुए। कैसे हुए समझिए। देखिए, पारसी समाज ने एक संगठन बढ़ाया, एक मूवमेंट बनी है। वो कौन सी है? रहनुमाई मस्जिद आसना। क्या है ये रिलीजियस रिफॉर्म्स एसोसिएशन, रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के तौर पर यह जानी गई है। रहनुमाई मस्जिद आसन, ये ज़ोरोस्ट्रियन समाज यानी कि पारसी समाज से कनेक्टेड है। कौन कौन इसमें है? फराओजी,
फराउजी नैरोजी, फराउजी नैरोजी, दादा भाई नैरोजी, जेबी वाचा और एस बंगाली। 4 नाम याद रखने हैं। ओके, फराउजी नैरोजी, दादा भाई नैरोजी, जेबी वाचा, एस बंगाली, ये चारों इससे जुड़े हुए हैं। इसका पर्पस क्या था? इनका पर्पस ये था कि जो पारसी समाज में, सोसाइटी में और रिलीजन में हमें रिफॉर्म लाना ज़रूरी है। और मेन टारगेट इन्होंने वुमेन की कंडीशन पे किया कि सबसे पहले वुमेन की एजुकेशन पे फोकस किया जाए, फर्स्ट एस्पेक्ट। दूसरा, चाइल्ड मैरिज वुमेन की किसी कंडीशन में होनी नहीं चाहिए, तो वुमेन की मैरिज की एज को एक्सटेंड किया जाए। तीसरा, वुमेन को स्किल्ड बनाया जाए, इंडिपेंडेंट किया जाए, उसे सोसाइटी में एक इंडिपेंडेंट दर्जा दिया जाए, ओपन किया जाए। ये इन्होंने वुमेन के इमेंसिपेशन में काम किया। और अगला इनका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि पारसी समाज को ब्लाइंड फेथ से बाहर आना है, रीजनिंग पे सारी बातें करनी है। जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं और जो कंसेप्ट हैं उनको हमें आंकना है कि वो रीजनिंग पे खरे उतर रहे हैं कि नहीं, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में वो सोसाइटी को सर्व कर पा रहे हैं कि नहीं। और ऐसे में इन्होंने हर चीज़ पे टेस्ट पेन लगा करके देखा। और ऐसे में इन्होंने अपनी बातों को लोगों तक ले जाने के लिए एक वीकली जर्नल शुरू किया, या आप कह सकते हैं मैगजीन शुरू की। इसका नाम था रास्त गुफ्तार, यानी कि वॉइस ऑफ ट्रुथ, सच की आवाज़। रास्त गुफ्तार इन्होंने शुरू किया। ये सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आते हैं। रहनुमाई मज़द आसन क्या था, रास्त गुफ्तार क्या था, कि इन्होंने शुरू किया है, इसका नाम क्या था, वॉइस ऑफ ट्रुथ। तो ये इन्होंने शुरू किया अपने विचार लोगों तक ले जाने के लिए। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें, इन्हीं प्रयासों की वजह से रहनुमाई मज़द आसन कब शुरू हुआ है? 1851। इन्हीं प्रयासों की वजह से एक समय ऐसे आ गया कि भारतीय समाज में सबसे टॉप क्लास वेस्टर्नाइज्ड सेगमेंट अगर कोई था तो वो पारसी थे। पारसी अल्टीमेट